आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेट के बारे में, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, कैंपस के बारे में, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इससे आगे जो हम आज डिस्कस करेंगे ना वो क्या है, अलग अलग जैसे एक कंडक्टर्स लेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लेंगे, सोलेनोइड लेंगे, लूप लेंगे, सर्कुलर लूप। उनमें ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे हैं, ये लूप होता क्या है, सोलेनोइड होता क्या, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है क्या, और उसमें किस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता करेंगे। तो ये पूरी चर्चाएं करने वाले हैं। और ये लेक्चर 10th क्लास और 10th बेस्ड कोई भी एग्जाम जैसे VLDA, BSc एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह जितनी भी ICSE, CBSE, HBSE कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो देखिए इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इस लेक्चर में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भाई। देखिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडक्टर्स से रिलेटेड, अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स और अलग अलग कंडक्टर्स में भी देखना क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, एक लूप है और एक सोलिनॉइड है। इन पे चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम चर्चाएं करेंगे उनमें जो रहने वाला है वो क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट कंडक्टर लिख देते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लिख दो, स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। दूसरा जो हम बात करेंगे सर्कुलर लूप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सर्कुलर लूप की बात करेंगे। सर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जैसे ये हो गया, आई करंट जा रहा है। लूप की बात करें तो ये लूप हो गया जिसमें करंट आई चल रहा है, ठीक है भाई। और थर्ड जो बात हमारी आज होने वाली है वो सोलिनॉइड पे होने वाली। सोलिनॉइड क्या होता है, देखिए सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड एक स्प्रिंग जैसा वायर होता है, हेलिकल, और जिसमें करंट आई फ्लो करा दिया जाता है। और इसको हम सोलिनॉइड, इसमें कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, कैसे डायरेक्शन होगी, सबकी चर्चाएं करेंगे इसमें भी और इसमें भी। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो किस पे शुरुआत कहाँ से हो रही है, स्ट्रेट कंडक्टर से। तो हेडिंग डाल दी जाए स्ट्रेट कंडक्टर। तो फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर देखिए भाई, स्ट्रेट कंडक्टर में हम किसकी बातें करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या आएगी। शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, जैसे एक वायर है, ये वायर है, इसके अंदर जैसे करंट ऐसे जा रहा है, उधर इस दिशा में करंट चल रहा है इस वायर में। तो करंट की दिशा में मैक्सवेल क्या कहता है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम इसी लेक्चर में पूरा पढ़ने वाले हैं। वो कहता है कि थंब किस दिशा में कर लो, करंट की दिशा में थंब कर लो और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो। थंब अगर करंट इधर चल रहा है तो थंब को ऐसे करो और फिर ऐसे कर्ल होगी। फिलहाल करंट मैंने मान लिया ऊपर की तरफ है तो ऐसे थंब किया और कर्ल की फिंगर की जो दिशाएं हैं, फिंगर जैसे रैप हो रही है इसके चारों तरफ, वही डायरेक्शन बन जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो शेप आने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या आने वाली, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे अराउंड दी वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनेंगी, सर कॉन्सेंट्रिक, एक सेंटर एक ही है और उसके चारों तरफ क्या बनेंगी रे, सर्कुलर लूप्स बनते चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, बड़ा छोटा ऐसे, ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं क्या, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर, फॉर स्ट्रेट वायर in the form of concentric circles having center is straight wire, जिनका सेंटर क्या बन जाएगा, स्ट्रेट वायर खुद उसका सेंटर बन जाएगा, ठीक है सर। सेंटर स्ट्रेट वायर बन गया और उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती चलेंगी। कैसे दिखाओ, डायग्राम बना के देख लो भाई। मान लेते हैं ये एक वायर है जिसमें करंट आई चल रहा है और ये करंट आया कहाँ से होगा, कहीं ना कहीं वायर बैटरी लगाई होगी वहीं से आया होगा। मान लेते हैं यहाँ रजिस्टेंस आर है, ये NCERT में डायग्राम दिया गया वही समझा रहा हूँ। यहाँ कोई की लगा दो,
क्लोज कर दो की को, वी वोल्टेज की बैटरी लगा दो, प्लस माइनस यहाँ से करंट चला ऐसे, ये करंट जा रहा है रेजिस्टेंस से होके ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये सर्कल लूप पूरा हो गया। ठीक है सर, अब आपने बताया था करंट ऐसे जा रहा है, सर आप बोल रहे हो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो इसके चारों तरफ फिंगर्स करो और थंब उधर करो जहाँ करंट की दिशा कर लिया। करंट की दिशा में करते ही सर फिंगर्स तो ऐसे घूमगी, ऐसे घूमगी तो देखो जो तुम्हें बनानी है ना वो क्या है, इसके नीचे ऐसे जाएंगी और ऐसे लौट के आएंगी ना, नीचे से ऐसे लौट के आएंगी, तो उनको ऐसे दिखाओगे तुम, जैसे पहला लूप ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया। ठीक है, तो हमें क्या क्या नज़र आ रहा है फिलहाल, ऐसे जा रही इसके नीचे, ऐसे ना, ऐसे थंब, और ऐसे जाके आ रही हैं लौट के, ऐसे ऐसे लौट के आ रही हैं। तो यहाँ तो सर एंट्री कर रही हैं उधर पीछे, और यहाँ से वापस लौट के आ रहा है करंट, नहीं करंट नहीं, डायरेक्शन। ये क्या दिखाया गया है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। तो हम क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, द मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन है, कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। ये एनसीईआरटी जब भी देखोगे ना तुम, ये लाइन एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखोगे तो वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट करंट के रिंग वायर के लिए पूछी गई, तो क्या लिखोगे, द मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी और सेंटर्ड ऑन द वायर, वायर उसका सेंटर होगा और उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के है, लिख लें इसको, नोट कर लें। ठीक है भाई, तो ये बात हमें पता चल गई सर, ऐसा ऐसा होता है। कोई भी वायर होता है, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के राइट हैंड लेंगे, उसको वायर के करंट की दिशा में थंब करेंगे और फिंगर्स जैसे घूमेंगे, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। सर ये बात तो पूरी डिटेल में समझ में आ गई, और आप अभी मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल भी हमें समझा दोगे, फिर और भी से समझ में आ जाएगी। अब सर जो मैग्नेटिक फील्ड जो भी बन रही है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रही, सर्कल्स बन रहे हैं, ये किस बात पर डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग। तो अब जो हेडिंग डाली जाएगी वो क्या डाली जाएगी, फैक्टर अफेक्टिंग, factors affecting the magnetic field, affecting magnetic field in straight wire। स्ट्रेट वायर के अंदर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो देखिए मैं फैक्टर्स लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देख लें। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है करंट। सर ये आपको कैसे पता चलता है, देखो 12th क्लास में इसका पूरा प्रूफ आएगा। एक लॉन्ग स्ट्रेट, इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का प्रूफ कीजिए, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं 12th क्लास में, बी से डिनोट। हम 10th लेवल का ही पढ़ रहे हैं, हम तुम बता रहा हूँ मैं तुम्हें क्या होगा। वहाँ फार्मूला आएगा म्यू नोट आई अपॉन 2πr, 2πr ऐसा आएगा। और ये आर क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये करंट आई है और इसके चारों तरफ यहाँ हमें पता करना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दूरी आर है, ठीक है, और ये करंट आई है, और यहाँ पे म्यू नोट भी कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू नोट कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, म्यू नोट की वैल्यू 4π × 10⁻⁻⁷ होती है, कांस्टेंट है। तो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आई आ गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आर के। तो यहाँ से हमें एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और एक है या आर क्या आती है, डिस्टेंस होती है, क्या आती है, डिस्टेंस। फिलहाल इतने फार्मूले इनकी कोई चर्चाएं नहीं करनी, यहाँ 10th क्लास का लेवल है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट ही बताता हूँ। क्या करंट के तो देखो डायरेक्टली है, और डिस्टेंस के इन्वर्सली, ये बात है ना, तो इसी बेस पे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। पहला टॉपिक है करंट। करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के क्या है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में एमएफ लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर, तो मैग्नेटिक करंट बढ़ाया, मान लो तुमने करंट को बढ़ाया, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड सर बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, सही बात है। तो ये बात तो फर्स्ट होगी, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा जितना करंट भी होगा। जितना करंट को बढ़ाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और ज़्यादा आती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता जाएगा, ठीक है सर। सेकंड फैक्टर आपने बताया डिस्टेंस का, उसके इन्वर्सली है डिस्टेंस।
डिस्टेंस का फैक्टर है, उस पर भी बातें कर लेते हैं। डिस्टेंस के जो डिस्टेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, डिस्टेंस। तो तुम ही बताओ, डिस्टेंस को डी लिख लो, आर लिख लो, कोई बात नहीं है। अगर मान लो डिस्टेंस को डी लिख दिया, डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे समझ में आ गया क्या? जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो उस वायर के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दूर जाते जाओगे तो फील्ड क्या होता जाएगा, वीक ही होता जाएगा यार, उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। एक तो चुंबक के पास बैठ के लोहे को गिराओ तो वो तुरंत पकड़ेगी, एक दूर जाके बैठ के करोगे तो वो बहुत कम इफेक्ट हो जाएगा। तो वही बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ने पे घट जाएगी। ठीक है सर, और भी कोई फैक्टर है? हाँ, तीसरा फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ करंट। थर्ड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका भी डायग्राम से समझाता हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। कैसे देखना, जैसे तुम डायरेक्शन करंट की, अभी देखो इधर देखो, ये वायर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या कहा था मैक्सवेल ने, थंब उस दिशा में कर दो जहाँ करंट है, करंट की दिशा ये थी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही थी, ऐसे, ये, ठीक है। और जैसे ही तुमने इसकी दिशा बदल दी, करंट नीचे जाने लगा है तो थंब भी नीचे करना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, ये उल्टी। अरे समझ में आ रहा है क्या? पहले ऐसे थी, अब क्या होगी, ऐसे होगी। तो यही तो कह रहा हूं, डायरेक्शन करंट की दिशा को बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी दिशा को बदल लेता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, लिखेंगे इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, current change, then direction of magnetic field also change, then direction of magnetic field also change, वो भी अपनी दिशा को चेंज कर लेगा। अरे समझ में आया क्या सभी को? जैसे मैं तुम्हें दो तरीके से समझाता हूँ। एक ये वायर है, इसमें करंट इधर जा रहा है, और दूसरा वायर ये है, इसमें करंट इधर आ रहा है। ठीक है, दोनों वायर अलग अलग दिशाओं में करंट जा रहा है। तो हम जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से देखें इधर, तो इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी और बाहर लौट के आएंगी। तो ऐसे एंट्री करेंगी और बाहर आएंगी, एंटर करेंगी बाहर आएंगी, एंटर करेंगी बाहर आएंगी। अरे समझ में आया क्या सभी को? आ गया सर, ठीक है। तो क्या हुआ देखना, यहाँ से एंटर कर रही है अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर लौट के आ रही है, ये हो गया। अब उल्टा करके देखो, यहाँ ऐसे थंब नीचे करो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ऐसे बाहर आएंगी, उधर से बाहर आएंगी और इधर से अंदर एंट्री करेगी। तो क्या होगा देखना, क्या हुआ, अब उधर से लौट के आ रही है तो इधर हो गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बदल जाएंगे। यहाँ क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ क्या हो गया, क्लॉकवाइज दिशा में करंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा तभी बदलती है जब करंट की दिशा को बदल दिया जाए। करंट बढ़ाया घटा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगी, दूरी को घटाया बढ़ाया जाए तो भी होगी, और डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो भी। तो देखो करंट के तो डायरेक्टली जितना करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। डिस्टेंस बढ़ने पर उल्टा इफेक्ट है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। और डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो उसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये तीन फैक्टर थे जो अफेक्ट करते थे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने वाले तीन फैक्टर। ये समझ में आया भी सभी को? बहुत बढ़िया, यहाँ तक नोट करें। अब मैं तुम्हें क्या समझाने वाला हूँ, मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल पे क्वेश्चन कैसे कैसे, राइट हैंड थंब रूल पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैक्सवेल पे ही क्वेश्चन आ जाए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन कीजिए, तो वो पूरा डिटेल बता रहा हूँ, उससे पहले ये ज़रा नोट कर लिया जाए। अब इसको रफ कर दूँ भाई, इसको रफ कर देता हूँ और मैक्सवेल की राइट हैंड थंब रूल पे आ जाते हैं। लिख लिया अभी सभी ने? ठीक है, तो अब इसको रफ किया जाए। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के लिए रेडी हो? हाँ, कॉपी पेन रखें भाई साथ में, अगर नोट्स बनाओगे तभी समझ में आएगा, वरना ये सब कुछ धुल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। क्या क्या कहता है मैक्सवेल, क्या क्या बातें हैं मैक्सवेल की, उन पे चर्चाएं कर लेते हैं पूरी। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में अभी भी मैंने पूरी डिटेल तो तुम्हें समझाई दी। क्या था, एक करंट कैरिंग वायर होता है, जहाँ करंट की दिशा होती है उसमें क्या करना होता है, मेरे क्या रखना होता है, थंब रखना होता है, और जो फिंगर होंगी वो क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए भाई क्या होने वाला है, हेडिंग डाल दी जाए मैक्सवेल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल।
क्या है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल? देखिए कहता है, इमेजिन करो कि एक वायर है, मान लिया जी एक वायर है, मानना ही तो मान लेते हैं यही वायर होगा, मान लिया सर, और उसमें करंट चल रहा है, अब वो ऊपर की दिशा में चल रहा है, बोला मान लिया। तो अब तुम्हें क्या करना होता है, एक थंब को करंट की दिशा में कर लो, राइट हैंड, पहली बात तो लेफ्ट ही हो कोई तो वो लेफ्ट हैंड से ना करने लग जाए, वो गलत हो जाएगी, सारी दिशाएं उल्टे आ जाएंगे, आंसर जो होने हैं उसके जस्ट उल्टा आंसर आ जाएगा। तो राइट हैंड, पहली बात तो राइट हैंड, ठीक है सर राइट हैंड, और थंब को करंट की दिशा में कर लिया। करंट की दिशा में करने के बाद सर फिंगर को ऐसे कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो, जो फिंगर कर्ल होंगी वही डायरेक्शन देंगी किसकी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगी। बस यही था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो लिख लेते हैं, इमेजिन दैट, लिखेंगे भाई, इमेजिन दैट यू आर ग्रेस्पिंग, या होल्डिंग लिख लो, ग्रेस्पिंग लिख लो, एक ही बात है, होल्डिंग द करंट कैरिंग, होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर हैंड। अपने हाथ में तुमने एक करंट कैरिंग वायर ले रखा है, ऐसा घर पे लेके मत देखना रे, कहीं करंट हो और तुम उसको ऐसे पकड़ लो, पकड़े ही रह जाओगे, ठीक है ना। एंड सो दैट योर थंब points in the direction of current, direction of current, then the direction in which your fingers wrap the wire will give the direction of magnetic field, give the direction of magnetic field, जहाँ फिंगर कर्ल होंगी वही डायरेक्शन होगी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अरे समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देंगे, कैसे देखना भाई, इसको समझ लेते हैं। एक वायर है, ठीक है सर, ये वायर है, इसमें करंट आई चल रहा है, तुम क्या करो, अपना राइट हैंड लाओ और इसकी दिशा में कर दो। मेरे को इतना अच्छे से ड्राइंग आती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर देता हूँ थोड़ी सी। ये थंब है तुम्हारा, ठीक है, ये फिंगर्स हैं, ये राइट हैंड थंब है भाई तुम्हारा, ठीक है, और ये थंब है, राइट हैंड है और ये थंब है, ये क्या है, थंब, ये राइट हैंड है, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड है, और ये क्या है, थंब है, ये क्या है, फिंगर कर्ल्स हो रही है, डायरेक्शन, और ये क्या देगा, ऐसे फिंगर्स जैसे ही कर्ल होंगी तो वो क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ठीक है भाई। तो क्या हुआ देखना, ये रहा, ठीक है। तो हमें क्या होगा, ऐसे पता लगेगा कि ऐसे करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ऐसे आ रही है, तो ये क्या दे रहा हमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दे रही हैं। तो देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में। अब हम क्या पढ़ रहे थे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, कर्ल करो फिंगर्स को, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ऐसे डायरेक्शन आगे। ये थंब है वो किसकी दिशा में, करंट की दिशा में, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट में हमने थंब किया, राइट हैंड लेना है, उसका थंब करंट की दिशा में करना है, और जो फिंगर्स की कर्लिंग होगी वही हमें क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिंगर्स
रैप अराउंड वायर। ठीक है भाई, फिंगर्स वायर के चारों तरफ रैप कर देंगे और वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हमें दे देगी। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? जो मैक्सवेल कहता है, इमेजिन करो कि आपने करंट कैरिंग वायर को पकड़ रखा है अपने हैंड में और थंब को उस दिशा में पॉइंट कर रखा है जहां पे करंट की दिशा है, डायरेक्शन में। फिंगर रैप इन द वायर, वायर के चारों तरफ फिंगर्स को रैप करो और जो फिंगर्स होंगी वही क्या देंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ऐसी कोई बड़ी चीज है ही नहीं। पर हम है ना इसको और भी आसान कर सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इससे भी आसान एक मेथड है हमारे पास। हम अपना रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपना रूल। अपना रूल, अपना रूल क्या है? देखो अपना रूल ये है, कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, उसमें राइट हैंड लेना हमेशा। राइट हैंड पकड़ा और ऐसे कर दिया, नॉक नॉक रूल। क्या है? नॉक नॉक कर दो। और इधर मान लो इस पॉइंट पे किसी ने पूछा था तुमसे, ये कोई पी पॉइंट है, इस पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। बस पी पॉइंट पे पूछा, यहाँ पूछा ही नहीं और कहीं नहीं पूछा। तो तुम क्या करोगे? करंट की दिशा में राइट हैंड का थंब किया और ऐसे ऐसे नॉक कर दो। तो मतलब अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवार्ड। और इनवार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस लिखना है, इनवार्ड, इनवार्ड। ठीक है। और देखना अगर यही वायर होता और अब की बार मान लो ये पॉइंट यहाँ कोई एक्स पॉइंट है, इस पे तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी, तो अपना रूल क्या कहता है? थंब करो और अब की बार इधर नॉक नॉक हो रहा है, क्योंकि इधर होता तो अंदर नॉक होता और अब बाहर हो रहा है। तो बाहर आने के लिए जी पॉइंट से डिनोट करते हैं, इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं इनवार्ड को, और बाहर आने का आउटवार्ड को कैसे डिनोट करते हैं? डॉट से, आउटवार्ड। डायरेक्शन क्या है? आउटवार्ड। अब मेरी बात सुनो रे, क्रॉस मतलब क्या होता है? क्रॉस और डॉट का मतलब सीखें। क्रॉस का मतलब होता है इनवार्ड, इनवार्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये आउटवार्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सर ये कैसे पता चला? मान लो कोई एरो है, तीर है, कोई एरो है, तो वो आगे से तो नोक दिखाई देंगे ना तुम्हें, वो बाहर आता, और पीछे से उसका क्रॉस दिखाई देगा। तो कोई भी एरो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो उसकी नोक दिखाई देगी, तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? बाहर आ रहा है तो डॉट से, और अंदर जा रहा है तो उसका क्रॉस दिखाई देगा पीछे से, ये हिस्सा, तो इसलिए इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। ये तरीका बना रखा है, ठीक है हमने। मान लो ये क्वेश्चन पूछे जाते तो ऐसे कर लोगे। और अगर तुम इस रूल से करना चाहो, नहीं सर मैं तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ही लगाऊंगा, ले लगा ले, तो भी वो अंदर ही जा रहा है। देखो इधर, इधर अंदर ही जा रहा है, और इधर देखना बाहर ही आ रहा है, ऐसे अंदर जाके बाहर ही आएंगे आउटवर्ड। तो है तो वही चीज, बस हमने थोड़ी सी सहूलियत कर ली अपना रूल बना के, भाई जहां जिस पॉइंट पे पूछे वहीं पे नॉक कर दो, नॉक कर दो, अपने आप ही पता लग जाएगा कि इनवार्ड है या आउटवर्ड है। अरे समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया भाई। तो इस तरह से अपने रूल से हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं मैक्सवेल से रिलेटेड। अब क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताइए। अब क्वेश्चन नंबर ए, इसके अंदर फर्स्ट है, अब तुमसे ये वायर है और एक पॉइंट यहाँ P और यहाँ है Q। P और Q पे तुम्हें क्या बतानी है? डायरेक्शन बतानी मैग्नेटिक फील्ड की। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है, अब की बार करंट की दिशा ये है, यहाँ कोई X पॉइंट है और यहाँ कोई Y पॉइंट है, इन पे डायरेक्शन बतानी है। और सी क्वेश्चन ये है, तुम्हें ऐसा वायर दिया गया है, इसके यहाँ कोई और यहाँ कोई A और B दो पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शंस बतानी है A और B पॉइंट पे, ठीक है। और डी क्वेश्चंस ये है कि अब की बार करंट इधर आ रहा है तो तुम्हें यहाँ और यहाँ कोई भी X और Y पॉइंट है, इन पे दिशाएं बतानी है, और ये करंट की दिशा दिखाई गई है। चलिए भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ अभी मेरे को, तुम्हें अपना रूल समझ में आया या नहीं आया, या मैक्सवेल का रूल समझ में आया या नहीं आया। देखिए सर हम इन क्वेश्चन को तो आसानी से कर लेंगे नॉक नॉक रूल से। देखो ये करंट की दिशा है, यस, तो यहाँ तो क्रॉस, सर क्रॉस का मतलब इनवर्ड है, अब समझ जाओगे तुम, इनवर्ड। और यहाँ सर, यहाँ अंदर, तो यहाँ सर बाहर आएगा डॉट, तो यहाँ डॉट से डिनोट करेंगे, तो मतलब ये क्या है? आउटवर्ड सर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए थंब वहाँ करो, यहाँ किया सर थंब, तो यहाँ तो आ रहा है आउटवर्ड अब की बार, और यहाँ जा रहा है इनवर्ड, यहाँ आ रहा है इनवर्ड, एक्स पे इनवर्ड आ रहा है सर, इनवर्ड तो क्रॉस, इनवर्ड। और यहाँ सर, यहाँ आ रहा है डॉट, बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड, ठीक। अब देखना
यहाँ करंट की दिशा ये है, ठीक है सर, ये करंट की दिशा। यहाँ तो आउटवर्ड बाहर आ रहा है, यहाँ तो बाहर आ रहा है, और यहाँ अंदर आ रहा है सर, यहाँ पे तो क्रॉस इनवर्ड है, और यहाँ बाहर आ रहा है सर, आउटवर्ड। अब इसके लिए देख लो, ये करंट की दिशा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है क्रॉस इनवर्ड, और यहाँ आउटवर्ड बाहर आ रहा है सर। तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा लिया है सर हमने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम करना सीख चुके हैं। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखो और क्वेश्चन लो, ABCD E और F, एक दो और कर लो। E मान लेते हैं यहाँ है करंट की दिशा, इस दिशा में जा रहा है करंट उधर, तो इसके यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट है, मान लेते हैं X है और Y है। X और Y पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताइए। देखना अब करंट जहाँ है उधर ही थंब कर लो, तो ये आ गया क्रॉस और ये आ गया डॉट, बाहर आ गई, ये तो आ गया डॉट, बाहर की तरफ आ रहा है सर। यहाँ देखो पाम बाहर आ रही है और यहाँ पाम अंदर कर रही है, क्रॉस कर दो यहाँ, ये पता लग गया ये इनवर्ड है, इनवर्ड है, इनवर्ड और यहाँ आउटवर्ड। इसको रिवर्स करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन, मान लो करंट की दिशा ये होती तो यहाँ कोई P पॉइंट होता और यहाँ कोई Q पॉइंट। अब बताओ, अब देखो सर थंब इधर कर लो, थंब इधर, तो ये तो आ गया नोक नोक अंदर, क्रॉस हो गया सर इनवर्ड, और ये देखो बाहर आउटवर्ड। सही है भाई, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। अब मैं इसको रफ करके और टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तुम्हें, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड। राइट हैंड जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है इससे रिलेटेड, या अपना रूल मान लो एक ही बात है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? लैंग्वेज लिख के देगा, कहेगा एक करंट कैरिंग वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, करंट इज फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन द फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द बिलो द वायर, एट द अबो द वायर। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी मैं करवा रहा हूँ। जल्दी से इसको नोट कर लें। नोट कर लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो देखिए अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे चर्चाएं जरूरी हैं। तो देखें भाई, ये क्या क्वेश्चन है, लैंग्वेज लिख कर देगा और उससे तुम्हें क्वेश्चन में डायग्राम नहीं देगा जैसे मैंने अभी दिए थे। तो लैंग्वेज से क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए भाई। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक करंट कैरिंग क्वेश्चन, एक करंट कैरिंग हॉरिजॉन्टल wire in which current flow from east to west. Find the direction of magnetic field, just below and above the wire। चलिए ये क्वेश्चन करना है। अब हमें पहले तो डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मैंने ये चैप्टर जिस दिन पढ़ाना स्टार्ट किया उसी दिन से ये कहा था डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। नहीं पता तो वो इधर देख ले भाई, जिसको नहीं पता वो देखें बस। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये दिशाएं थी, ठीक है? तो अब ईस्ट से वेस्ट तो इधर आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट तो वायर बनाओ, एक वायर बनाया और ईस्ट से वेस्ट करंट की दिशा ये रही, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये बना दिया सर। करंट की दिशा बिल्कुल सही है, ये वायर है। और इसके जस्ट अबो और बिलो
देखो अबो, तो ये तो अंदर गया, नोक नोक रूल अपना रूल, थैली जहाँ जाए पाम जहाँ जाए, देखना ये तो अंदर और ये बाहर, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ तो आंसर क्या आया, यहाँ जो अंदर गया तो इनवर्ड क्रॉस, इनवर्ड आंसर आ गया, और यहाँ डॉट आएगा तो ये आउटवर्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वायर के लिए इधर से देखें तो इधर से देखेंगे तो ये क्या नज़र आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। वो तो अलग सी बातें हैं, लैंग्वेज लिखने का तरीका है, पर हम इस तरह से समझा सकते हैं। तो यहाँ ऐसे वायर जहाँ करंट चल रहा है उसमें थंब किया, और यहाँ अंदर और यहाँ बाहर, ये तरीका जो मस्त है। ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता, इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाता, करंट की जगह इलेक्ट्रॉन लिख दिया, डायरेक्शन पता लगी हुई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ध्यान रहे, ये माइंड में सेट रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए वायर फ्रॉम वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वही ईस्ट टू वेस्ट, देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में एमएफ लिख देता, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अबव एंड बिलो द वायर, एंड बिलो द वायर, वायर के ऊपर और उसके नीचे, ये बताओ कि दिशा क्या होगी। अब देखो ये क्या कह रहा है, जो डायरेक्शंस थी वो क्या थी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अब की बार ईस्ट से वेस्ट वैसा ही दिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, और एक बात माइंड में सेट रहे, करंट के बारे में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये बात बताई थी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन चलता है करंट उसके जस्ट अपोजिट दिशा में चलता है। और जो मैक्सवेल का जो रूल अभी यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, मैक्सवेल का अपना रूल, उसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा में थंब करना ही नहीं होता। किसकी दिशा में करना होता है, करंट की दिशा में थंब को रखना होता है। तो यहाँ करंट तो दिया ही नहीं गया सर, करंट नहीं दिया गया तो तेरे को पता लगाना है करंट कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन जहाँ चलेगा करंट उसके जस्ट अपोजिट चलेगा, माइनस के चार्ज के तो अपोजिट चलता है और प्लस चार्ज की दिशा में चलता है। प्लस की कोई भी चीज़ होगी ना, पॉजिटिव चीज़, उसकी तो दिशा में करंट चलता है, और माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज़ है तो उसके अपोजिट चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है ना, ईस्ट से वेस्ट, तो करंट कहाँ चलेगा जल्दी बता, करंट चलेगा सर इधर, और करंट की दिशा में तो हमें थंब रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट चलता है करंट। तो करंट इधर तो थंब इधर किया सर, तो ऊपर तो आएगा आउटवर्ड और यहाँ आएगा इनवर्ड, यहाँ आउटवर्ड और यहाँ इनवर्ड ही आएगा सर। यहाँ तो क्या आएगा आंसर, क्रॉस इनवर्ड, इनवर्ड, और यहाँ आएगा आउटवर्ड डॉट आउटवर्ड। कैसे पता लगा, देखो करंट इधर जा रहा है ना, तो देख ऐसे, यहाँ तो आएगा आउटवर्ड बाहर, और यहाँ जा रहा है अंदर तो इनवर्ड। समझ में आ गया वैसे भी को, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है तुमसे। एक और तरीके का क्वेश्चन है वो देख लो, उसमें अल्फा पार्टिकल कह देता है, प्रोटॉन कह देता है। प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और करंट जहाँ पॉजिटिव चार्ज चलेगा करंट तो उधर ही चलेगा, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन के कहाँ चलता है, अपोजिट नेगेटिव के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो भी देख लो। सम अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा ऐसे लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, या इसको अल्फा लिख भी दो भाई, अल्फा, अल्फा पार्टिकल मूव इन ए वायर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, then find direction of magnetic field above and below the wire। ठीक है भाई, अब क्या क्वेश्चन है सर, वैसा ही क्वेश्चन है। अब की बार अल्फा पार्टिकल चल रहे हैं, बस ये करंट है, और अल्फा पार्टिकल वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट उधर जा रहे हैं सर अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल उधर जाएगा ना, अल्फा उधर चल रहा है, तो
तो करंट भी कहाँ जाएगा, उधर ही जाएगा, करंट भी उधर ही जा रहा है, फिर तो दिक्कत ही नहीं सर। करंट की दिशा में थंब किया, नीचे इनवर्ड और ऊपर आउटवर्ड, इनवर्ड, यहाँ तो क्या आ जाएगा इनवर्ड, और यहाँ डॉट आ जाएगा आउटवर्ड। सर ऐसे तो बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ अल्फा पार्टिकल लिख दे या प्रोटॉन लिख दे, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है चार्ज, और पॉजिटिव की दिशा में करंट चलता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव के अपोजिट चलता है करंट। ये बात दिमाग में ले आनी थी बस, और कोई बड़ी चीज़ थी नहीं इन क्वेश्चंस में। एक टाइप के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी से रिलेटेड, जो हमारा मैक्सवेल का रूल है या फिर राइट हैंड थंब रूल है, इससे रिलेटेड एक और तरीके के क्वेश्चन। एक तो ये तरीका है, एक इससे पहले बता दिया, और एक और बताने वाला हूँ, वो भी देख लें जल्दी से, देखें क्या तरीका है दिखाई दे रहा है ना सभी को अच्छे से, हाँ सही है बिल्कुल। तो देखिए जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी देख लें, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुमसे, और भी तरीके हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने का, वो भी देख लें। क्या पूछेगा वो तुमसे क्वेश्चंस में, देख लो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या करेगा, तुम्हें दो वायर देगा। क्वेश्चन है ऐसे देगा, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है तो वैसा ही क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ही पता करनी है। उसमें ए पार्ट देखो, जैसे कि ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है, दोनों का इधर करंट जा रहा है, और यहाँ कोई एक्स पॉइंट है, यहाँ पे पूछ रहा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी एक्स पे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे देखना, मान लेते हैं इनमें करंट सेम है, करंट भी सेम है, अलग अलग भी दे सकता है, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, अलग अलग करंट देके, फिलहाल सेम करंट है दोनों वायर में। तो ये वायर तो, और डिस्टेंस भी सेम दे दी मैंने, जस्ट मिड में दिया, पॉइंट भी मैंने क्या दिया, जस्ट मिड में। वो दूरियां भी बदल सकता है, क्योंकि दूरी पे भी डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है, तो करंट को भी अलग अलग कर सकता है, तो चेंज तो हो सकते हैं, क्वेश्चन तो बन सकते हैं, पर वो 12th क्लास में न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं बहुत सारे। पर यहाँ सिंपल तुमसे ये पूछेगा डायरेक्शन, जस्ट नेट डायरेक्शन कहाँ होगी, नेट उसका इफेक्ट क्या होगा फील्ड का, वो देखना है। तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस सेम ले लिया और करंट भी सेम ले लिया। उसके बाद ये तो कह रहा है कि अंदर जाना चाहिए इस एक्स पे अंदर, और ये कह रहा है कि बाहर आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, दो ही फैक्टर पे मैंने डिफाइंड कर, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता था, एक तो डिस्टेंस पे, एक करंट पे और डायरेक्शन पे। डायरेक्शन दोनों की सेम है, करंट दोनों में सेम है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो इसकी वजह से बाहर आ रहा है और इसकी वजह से अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो कह रहा है क्रॉस होनी चाहिए, एक कह रहा है डॉट होनी चाहिए, तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। नेट जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो, जीरो आएगा, क्योंकि ये कह रहा है क्रॉस होना चाहिए और ये कह रहा है डॉट होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल होकर ये क्या आ जाएगा, खत्म। तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। देखना भाई नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तो इधर करंट जा रहा है, आई सेम करंट दोनों में, डिस्टेंस भी सब सेम रख रहा हूँ फिलहाल तो, और इसमें करंट इधर आ रहा है और करंट सेम ही आई, और दोनों से डिस्टेंस इस पॉइंट, मान लो कोई भी पी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस भी दोनों तरफ से क्या है, सेम है, इधर से भी और इधर से भी। अब बताओ नेट इफेक्ट इनवार्ड आएगा या आउटवार्ड आएगा, क्रॉस आएगा डॉट आएगा, वो बताना है। तो अब देखो सर कैसे करेंगे, वही तरीका, थंब ये कह रहा क्रॉस आना चाहिए, ये कह रहा है इनवार्ड होना चाहिए, और इसमें थंब इधर और ये भी कह रहा है इनवार्ड, तो दोनों का ऐड होकर नेट इफेक्ट भी क्या आ जाएगा, इनवार्ड ही आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ ये भी क्रॉस कह रहा है और ये भी क्रॉस कह रहा है, तो नेट इफेक्ट भी क्या आ जाएगा, इनवार्ड, इनवार्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवार्ड, ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। और देखो डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए या कम रहे, ये बात भी हुई थी हमारी, डिस्टेंस कम होनी चाहिए सर, तभी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस के अपोजिट होता है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये बात हुई थी। तो देखो यहाँ कोई पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है यहाँ, इन दोनों वायर की वजह से नेट इफेक्ट पूछ रहा है इस पी पॉइंट पे, और दोनों में करंट कितना चल रहा है, आई। अब देख भाई डिस्टेंस इससे तो कम है सर, और इससे डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगी। हाँ सर, अब नेट इफेक्ट क्या आना चाहिए दोनों का, पहले तो ये देख दोनों का इफेक्ट कभी एक ही दिशा में हो, ये कह रहा बाहर आ, ये भी कह रहा बाहर आ, तो दोनों की वजह से आउटवर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दोनों की वजह से क्या है, ये भी कह रहा है देख थंब आउटवर्ड, ये भी कह रहा है आउटवर्ड, तो दोनों ही कह रहे हैं डॉट डॉट,
तो दोनों की वजह से क्या रहा है, आउटवर्ड। चाहे वो कम आ रहा हो ज़्यादा आ रहा हो, उसका इफेक्ट कम आएगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है, इसका ज़्यादा आएगा क्योंकि पास में है। ठीक है सर, ये भी हो गया ए बी सी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं डी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखना यहाँ करते हैं नीचे। ये इधर और ये इधर, और जो पॉइंट है वो यहाँ है, पी पॉइंट मान लेते हैं। इसमें करंट आई सेम और इसमें भी करंट आई, दोनों की वजह से उस पे इफेक्ट पूछा गया, उस वायर पे, उस पॉइंट पे। तो देखो सर, ये वायर तो कह रहा है अंदर होना चाहिए इनवर्ड, इसकी वजह से क्या होना चाहिए, इनवर्ड। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, 1 तो कह रहा है अंदर होना चाहिए, ये 1 का इफेक्ट आ गया, और 2 कह रहा है आउटवर्ड बाहर होना चाहिए, ये करंट की दिशा, और ये कह रहा है 2 कह रहा है बाहर होना चाहिए। ठीक है सर, ये इनवर्ड कह रहा है आउटवर्ड। अब जीतेगा कौन इनमें, इनवर्ड या आउटवर्ड? अब यही तो कंपटीशन करवाना, ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। अब देखो, डिस्टेंस जिससे कम है वो जीत जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली है। उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका फील्ड क्या होगा, कमज़ोर होगा, और ये नज़दीक है तो इसका फील्ड ज़्यादा होगा। इसका फील्ड ज़्यादा होगा तो सर ये डॉट वाला जीत जाएगा, क्योंकि ये नज़दीक है, नज़दीक वाला ज़्यादा इफेक्ट देगा, दूर वाला तो कम देगा, तो ये विनर हो जाएगा। नेट इफेक्ट जो आएगा, नेट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा बताओ, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं तुमसे। अरे समझ में आया भी सभी को? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहें और करते रहें इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करवा दी है, इसी टाइप के कुछ न कुछ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें दिखाई देंगे, और वहाँ ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं हो सकता। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम आगे पढ़ने वाले सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड के बारे में जल्दी से इसको नोट किया जाए। ये लिख लिया होगा आपने। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं सर्कुलर कॉइल या लूप के बारे में। सर्कुलर कॉइल या लूप के लिए स्टडी करते हैं आगे। देखिए तो कैसे क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या पूछ सकता है वो तुमसे, वो सारी बातें डिस्कस कर ली जाएंगी। ठीक है, तो देखिए चलिए करते हैं स्टार्ट। लूप के लिए करते हैं स्टार्ट। सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमें भी स्टडी करना है। सर्कुलर लूप के लिए क्या क्या कैसे करते हैं देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। देखिए सर्कुलर लूप के लिए करंट कैरिंग लूप है। जैसे मैं एक पहले शुरुआत करता हूँ, ये कोई लूप है, कोई भी लूप बना लिया जाए, ये बना लिया गया, और इसके अंदर मान लेते हैं करंट आई चल रहा है। कितना करंट चल रहा है, आई करंट, और कहाँ से कहाँ चल रहा है, क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉक हमने मान लिया, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज करंट चल रहा है इसमें आई, तो हमने जो करंट माना वो क्या माना, क्लॉकवाइज। ठीक है सर, क्लॉकवाइज है। तो इसके लिए मान लें यहाँ करंट ऐसे है, यहाँ ऐसे है, तो अब तुम्हें पता चले, मान लो ये छोटा सा वायर होता तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नोक नोक रूल से देखते तो क्रॉस, यहाँ देखते तो क्रॉस, और वहाँ देखते तो भी क्रॉस, और यहाँ देखते तो भी क्रॉस, तो इसकी वजह से भी क्रॉस, इसकी वजह से भी क्रॉस, इसकी वजह से भी क्रॉस, इसकी वजह से भी क्रॉस। क्रॉस का मतलब इनवार्ड है, क्या है, इनवार्ड, इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवार्ड तो देखो तुमने अगर बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया हो किसी ने, नॉर्थ और साउथ, तो देखो नॉर्थ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकलती हुई नजर आती थी, याद हो तो, और साउथ में वो इंटर करती थी, ऐसे साउथ में इंटर करती थी। तो बताओ ये इंटर कर रही है, इनवार्ड है, तो मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह। तो इसको मैं साउथ पोल कह सकता हूँ, साउथ पोल। क्या है ये, साउथ पोल है। ठीक है भाई, साउथ पोल। तो साउथ पोल के लिए देखना एक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखो, जैसे ये था ना क्लॉकवाइज करंट चल रहा था, क्लॉकवाइज करंट, तो देखो एस बना दो, एस बहुत ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। एस में जैसे करंट चल रहा है, एस देखो इधर करंट जा रहा है और इसमें इधर आ रहा है, बिल्कुल एस की तरह, तो एस फॉर साउथ पोल। ऐसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज की अगर स्टडी करना चाहें,
देखना एंटी क्लॉकवाइज करंट इधर चलेगा ना, थोड़ा अच्छा नहीं बना था सर्कल, अच्छा बनाओ सर, क्या बना रहे हो, ओके अच्छा है, ठीक ठाक है माहौल। देखिए अब हम एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाएंगे अब की बार इधर, एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, यस सर चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखो नोक नोक डॉट आएगा, यहाँ भी डॉट आएगा, यहाँ भी डॉट आएगा और इसकी वजह से भी डॉट आएगा। तो डॉट का मतलब आउटवर्ड करंट, आउटवर्ड करंट। यस सर एक और सिंपल तरीका है ना, फिंगर्स को कर्ल करो, जहाँ थंब आए ना वो करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। जैसे करंट ऐसे है तो बाहर, और इसमें देखना ऐसे था तो अंदर, ऐसे भी पता कर लेते हैं बहुत सी बार, है अंदर बाहर। पर ये अपना नोक नोक ही ठीक है, ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर, ठीक है सर। तो ये तो क्या लिया था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो सर देखना ये क्या आ गया, आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। बाहर तो सर नॉर्थ पोल से निकलती हैं, कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल। तो ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि नॉर्थ पोल हो, ये कॉइल का ये एंड कैसे बिहेव करता है, जैसे कि नॉर्थ पोल हो। और नॉर्थ में एन लिखा जाएगा, साउथ में ऐसे लिखा, तो सर इसमें एन लिख दो, हाँ लिख देते हैं। और देखना एन कैसे लिखा जाता है, ये एन, और देख लो करंट की दिशा भी यही है, जैसे एन है ऐसे और ऐसे, और इसमें ऐसे थी, ऐसे दिशा का पता लग रहा है। देखो इधर करंट इधर, और इसमें इधर करंट और इधर, ऐसे चल रहा है, सही है। तो आज के बाद क्लॉकवाइज हो तो कैसा पोल, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब स्टार लगा के 2 लाइनें लिख देते हैं। वो लोग कहते हैं व्हेन करंट फ्लो in a circular loop clockwise direction, then it behave as साउथ पोल। ये कैसे बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। देखो साउथ पोल की तरह क्लॉकवाइज में। अब इसी में क्या लिखोगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तब नॉर्थ पोल लिख देना। व्हेन करंट फ्लो इन ए सर्कुलर कॉइल या लूप, एक ही बात है, कॉइल कहो लूप कहो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then it behave as नॉर्थ पोल। कैसे बिहेव करता है, जैसे कि नॉर्थ पोल है। अरे समझ में आया भी सभी को, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पूरी डिटेल समझ में आ गई। अब आगे सर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है हमसे, देखो एक क्वेश्चन से समझाता हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन की फॉर्म से समझते हैं। सर ये रफ कर दूँ, कर दो, ये रफ हो रहा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जवाब देंगे जल्दी से। तो लीजिए क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, दीजिए जवाब। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन लूप 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड लूप में। बताइए कैसे, क्या क्वेश्चन है, क्या डायग्राम गिवन है वो देख लो। अरे ये उसके ऊपर से कट नहीं कर रहे एक दूसरे को एक बार, ठीक है। इसमें करंट ऐसे चल रहा था, देखना इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहा है। ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है। तो तुम्हें बताना किसमें इनवर्ड और किसमें आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, कौन साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और कौन नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये बताना है, ठीक है। तो बताओ जल्दी से। देखना सर इसमें करंट ऐसे चल रहा है ना, तो इनवर्ड अंदर जाएगा सर, ये तो अंदर जाएगा, तो बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। कैसे पता लगा, नोक 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 नोक
नोक नोक अंदर जा रहा है, तो अंदर तो इसमें क्रॉस आएगा, क्रॉस मतलब इनवर्ड, इनवर्ड, और इनवर्ड है तो अंदर तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा सर ये। ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन। अब इसकी बारी। अब यहाँ देखना ऐसे करंट है, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, यहाँ डॉट आ रहा है सर, डॉट मतलब ये क्या आ गया, आउटवर्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह, नॉर्थ पोल से ही बाहर निकलता है सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे समझ में आ गया कौन नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और कौन साउथ पोल की तरह, किसमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, किसमें आउटवर्ड। और ये जो दिशा दी गई थी, किसकी दिशा थी, डायरेक्शन थी करंट की। ठीक है भाई, इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसमें भी जैसे आपने स्ट्रेट वायर में बताया वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है क्या, किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग कह लो या डिपेंडेंसी कह लो, किसी पे डिपेंड है क्या। हाँ, तो वैसे ही क्वेश्चन करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, वो देखिए। तो हेडिंग डाल दी जाए क्या, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है करंट। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, कोई भी सर्कुलर लूप होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा, जो 12th में बतानी वैसे तो बातें, कोई भी सर्कुलर लूप है, उसके अंदर ऐसे ऐसे मान लिया मैंने क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रॉस होगा। हाँ, पता लग गया, क्रॉस होगा इसके सेंटर पे, और इसकी कोई ना कोई रेडियस आर होगी, इसमें कोई ना कोई करंट आई होगा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए एन नंबर ऑफ टर्न, कॉइल में 1 टर्न 2 टर्न, वायर के कितनी भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो जो फार्मूला बनता है 12th में प्रूफ करेंगे तब, जो मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, और फार्मूला होता है एन म्यू नोट आई अपॉन 2r। ये तो ध्यान रखना चाहे कोई 10th में तो रख सकता है, वरना कोई जरूरत नहीं, ये समझ में फिर भी आ जाएगा। अब देखना, यहाँ ये म्यू कांस्टेंट है और ये 2 कांस्टेंट है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली इक्वल टू एन है, नंबर ऑफ टर्न्स के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट के, और बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये 3 फैक्टर हैं और इन्हीं तीनों फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब इन्हीं तीनों फैक्टर से रिलेटेड मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो देखना भाई, फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, करंट। फर्स्ट फैक्टर है करंट, बता देता हूँ सबसे पहले। करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं, मान लो स्मॉल आई से। तो करंट के अब डायरेक्टली तुम्हें बता दो, मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी कहीं भी का भी मैग्नेटिक फील्ड हो, करंट बढ़ने से बढ़ेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है सर, और करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है रेडियस। रेडियस के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, चलो सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स एन से लिखते हैं। अब जितनी ज़्यादा टर्न होंगे उतनी ज़्यादा फील्ड बनाएगी वो, उतनी ज़्यादा करंट चलेगा, उतनी ज़्यादा फील्ड बनेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और घटेंगे तो घटेगा। ये बात भी सही है सर। थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है, रेडियस। थर्ड जो फैक्टर है वो रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ लूप, लूप की रेडियस आर से डिनोट करते हैं। अब रेडियस बढ़ेगी तो दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो फील्ड क्या होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे ही पता लग रहा है। तो आर बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, इन्वर्स इफेक्ट होगा, उल्टा इफेक्ट होगा। अरे समझ में आया क्या सभी को? ठीक है सर, ये बातें मेरे समझ में आ गई। 3 फैक्टर है, करंट बढ़ने से बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, लूप होंगे, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और रेडियस जितनी बढ़ेगी उतना घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। यहाँ तक समझ में आ गया सर। अब इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यस, इनसे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे पूछ रहा है नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की नेट डायरेक्शन बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 1 2,
इसमें करंट इधर चल रहा है, इसमें भी करंट इधर चल रहा है, ठीक है। और यहाँ सेंटर में ओ पॉइंट है, यहाँ पे नेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। अब कोई दिमाग नहीं लगाना, देखो दोनों में करंट क्रॉस क्रॉस अंदर इनवर्ड है सर, सिंपल सा आंसर है इनवर्ड, दोनों की वजह से इनवर्ड है, इनवर्ड है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों की वजह से। पर क्वेश्चन अब टफ हो जाएगा जब ऐसा पूछा जाए, इसमें तो ऐसे ही जा रहा है करंट और इसमें करंट जा रहा है, इसमें ऐसे था ना, नहीं, हाँ अब ऐसा हो जाए। अब बताओ, एक की रेडियस कम है, एक की रेडियस ज़्यादा है सर, तो रेडियस जिसकी कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मतलब इसका इफेक्ट ज़्यादा माना जाएगा या इसका छोटे वाले का, क्योंकि रेडियस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा और रेडियस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर, तो इसका इफेक्ट तो कमज़ोर है और इसका ज़्यादा है, तो इसका नेट इफेक्ट किसकी वजह से आएगा, छोटे वाले की वजह से, छोटे वाली जीत जाएगी और ये हार जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी वजह से देखना, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, वैसे ही देख लो, नोक नोक अंदर जा रहा है, जबकि इसकी वजह से बाहर आ रहा है, तो इसकी वजह से ये मान लेते हैं फर्स्ट और ये मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। जो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रहा है, फर्स्ट वाला B1 मान लेते हैं क्रॉस, और B2 क्या दे रहा है, डॉट बाहर दे रहा है, नेट B1 ज़्यादा है B2, B1 इज ग्रेटर देन B2, क्योंकि जितनी छोटी होगी उतना उसका इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी छोटी रिंग होगी उतना उसका इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि रेडियस कम पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाले की वजह से अंदर है और सेकंड वाले की वजह से बाहर है, तो B1 तो कह रहा क्रॉस और B2 कह रहा है डॉट, ठीक है, ये क्रॉस कह रहा है, तो पर B1 इज ग्रेटर देन B2, क्योंकि उसकी रेडियस क्या है, कम, जिसकी रेडियस कम उसी का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो B1 जीत जाएगा, तो नेट इफेक्ट जो आएगा, नेट इफेक्ट, इफेक्ट क्या आएगा बोलो, B1 का आएगा और वो क्या है, क्रॉस, तो इनवर्ड, क्या आंसर आया, इनवर्ड डायरेक्शन है मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड। अरे इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे। एक है ना एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना के दिखाया गया, वो डायग्राम भी मैं समझा देता हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ, लोगों से बनता नहीं है, उसको कैसे बनाया जाए वो देखिए। वो क्या कहना चाह रहा है वो डायग्राम देख लीजिए। एक ऐसे लूप बनाया गया है, अब देखिए इसमें करंट यहाँ से तो इंटर कर रहा है, करंट की दिशा देख लीजिए, यहाँ से तो इंटर कर रहा है करंट और यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे गया और ऐसे बाहर आ गया, ठीक है। अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की दिशाएं बतानी, देखो करंट ऐसे चल रहा है ना, अब यहाँ देखो करंट ऐसे गया, ऐसे इधर, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे आएंगी सर, कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगी सर, ठीक है। तो बना दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, इसके नीचे से आ रही है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है जगह, ठीक है, ऐसे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ ऐसे करंट है क्योंकि ऐसे बाहर जा रहा है, तो ऐसे है, तो यहाँ से तो अंदर जा रही सर और यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर अंदर जा रही है सर, तो यहाँ से अंदर जा रही है, देखो यहाँ क्या था, इधर था, तो इधर से आ रही थी और ऐसे जा रही थी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इधर है ना, तो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी और ऐसे लौट के आएंगी, तो देखना कैसे आएंगी, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही हैं और लौट के आ रही, अरे आया कैसे सभी को, ऐसे आ रही है। और सर ये बाकी जो बच गए इस एरिया में कैसे समझाएंगे, देखो ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है, तो ऐसे ही आने दो, ऐसे आ रही, ये मत दिखाओ बस, ये रहा। और यहाँ सर नीचे, नीचे देखो ऐसे आ रही है ना, ऐसे, ऐसे दिखाओ, यहाँ से गायब कर दो, नीचे से आ रही ना, ये लो,
लो बन गया पूरा का पूरा सर्कुलर लूप। और ये इस तरह से वो दिखाया गया है डायग्राम, कोई घबराए नहीं, इसको आराम से बना लेंगे। वही अपना अपना रूल या नोक नोक रूल या फिर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे पूरी चर्चाएं की और ये समझ में आ गया, इसको नोट करो। अब हम किसके बारे में बात करने, सोलेनॉइड के बारे में चर्चाएं करेंगे, जल्दी से इसको नोट किया जाए। अगर ये लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, सोलेनॉइड की तरफ। सोलेनॉइड में क्या होगा, कैसे फैक्टर फैक्ट करेंगे, सोलेनॉइड का फार्मूला क्या है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे नजर आएंगी, तो उस पर चर्चाएं करते हैं। तो हेडिंग डाली जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है, इस पर भी चर्चाएं करते हैं। सोलेनॉइड नहीं पता किसी को तो वो भी बता देता हूँ क्या होता है। तो हेडिंग डाल दी जाए क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ लिख लें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की वजह से क्या होता है, पहले तो सबसे पहली बात तो आती है सोलेनॉइड होता क्या सर। एक सर्कुलर कॉइल होती है और बहुत सारे टर्न हो जाएंगे, उसमें टर्न्स हेलिकल चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और उसमें से करंट फ्लो होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं। और वो कॉपर से इंसुलेटेड होती है। जैसे देखना ऐसा कुछ बनाया जाएगा, जैसे ऐसा, ये सोलेनॉइड कहलाएगा स्प्रिंग के जैसा। तो लिखेंगे ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में, इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसको सोलेनॉइड कहा जाता है। ठीक है सर, अब सोलेनॉइड के बारे में चर्चाएं पूरी हो जाएं, देखते क्या क्या बातें हैं। ये हमने एक सोलेनॉइड बना दिया और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक बैटरी लगा दी, इससे कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी। और यहाँ कोई की लगा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है भाई, ये की लगा दी, वी वोल्टेज, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट चल पड़ा। ठीक है, और यहाँ करंट ऐसे ऐसे, ये आ गया करंट, समझ में आया भाई सभी को यहाँ तक। ठीक है, तो करंट चल रहा है और n मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, I करंट मान लिया, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है सर, I करंट मान लिया, नंबर ऑफ टर्न्स n मान लिए। अब देखना जैसे इसमें ऐसा हुआ करंट ऐसे ना, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी और इधर एंटर करेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे नजर आएंगी, ऐसे। ठीक है, यहाँ बाहर निकल रही है और यहाँ एंटर कर रही है। ठीक है, जहाँ से एंटर करे वो कैसा पोल होता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, साउथ पोल। और जहाँ से बाहर निकले वो नॉर्थ पोल। हाँ सर, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक। और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट है, एक दूसरे के क्या है, स्ट्रेट। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ही नहीं, तो लिखेंगे ये सारी बातें। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस सोलेनॉइड के, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। और पैरेलल भी हैं, तो ये दोनों पॉइंट लिख देते हैं।
inside the solenoid uniform magnetic field at every point। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज पढ़ोगे ना, एक्सरसाइज करोगे सोल्व, तो वहाँ ऑप्शन वाला क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर ये है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म होती है हर एक पॉइंट पे। वहाँ पूछ रहा है कैसी होती हैं, जीरो होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म होती हैं या होती ही नहीं, तो क्या आएगा, यूनिफॉर्म होती है एवरी पॉइंट पे, इनसाइड, आउटसाइड जीरो होती हैं। नेक्स्ट इनसाइड पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है सर। अब बात आती है फैक्टर इफेक्टिंग की, और क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछा जा सकता है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं पास पास होती है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूर दूर होती है तो वीक होता है। मान लो तुम्हें 3 पॉइंट दे दिए जाए, मान लेते हैं यहाँ कहीं कोई ए पॉइंट है, यहाँ कोई ए पॉइंट है, यहाँ कोई बी पॉइंट है और यहाँ कोई बीच में सी पॉइंट है। इनमें सबसे ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें ए बी और सी का, ए बी और सी का, तो तुम खुद देखो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सी पे होगी क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ तो बिखर रही तो वहाँ कमज़ोर हो गया होगा, और यहाँ है ही नहीं बी पे, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी सी पे, फिर कहाँ होगी ए पर, और फिर सबसे कम कहाँ होगी बी पे, जीरो होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऐसे टाइप का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। तो देखना भाई, फैक्टर इफेक्टिंग में मैं चर्चाएं करने से पहले फार्मूला बताता हूँ तुम्हें। सोलेनोइड का जो फार्मूला 12th क्लास में प्रूफ किया जाता है वो बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू म्यू नोट स्मॉल एन आई। यहाँ स्मॉल एन क्या है, टर्न डेंसिटी, स्मॉल एन यहाँ है टर्न डेंसिटी, ये क्या होती है टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन की जगह फार्मूला क्या बन गया, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन तो नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी होगी, कैपिटल एन क्या है, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलिनोइड, और सोलिनोइड की लेंथ को एल से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एल से, ये सोलिनोइड की लेंथ होगी। ठीक है, एन ए नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, और स्मॉल एन टर्न डेंसिटी होगी, क्या होगी, टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ स्मॉल एन की जगह एन बाई एल लिख दो, बी इजकल टू म्यू नोट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, ये फार्मूला बन गया सोलिनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है भाई, अब देखना ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें लिख देते हैं फैक्टर इफेक्टिंग में। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। फर्स्ट बात समझ में आ गई सभी को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे फार्मूला भी करा डायरेक्टली है। ठीक है सर, फिर दूसरा आई, करंट के भी डायरेक्टली है दूसरा फैक्टर है करंट, आई डिनोट कर देते हैं। अगर आई बढ़ाया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी केस में, लूप हो, स्ट्रेट वायर हो या सोलिनोइड हो, सभी के केस में करंट बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, टर्न बढ़ने पे भी बढ़ता है, ये तो दोनों बातें हैं। अब थर्ड है इनके बीच में गैप कम होना चाहिए, क्लोजली, देखो मैंने लाइन भी लिखी, क्लोजली शेप में होनी चाहिए, क्लोज उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और इनमें गैप बढ़ेगा तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कमज़ोर होगी। तो ये गैप बिटवीन डिपेंड्स ऑन गैप बिटवीन दी टर्न्स के बीच के गैप पे भी डिपेंड करता है। अब देखना गैप अगर बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैप को कम करना पड़ेगा, गैप को क्या करें, कम, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। अरे समझ में आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो क्या है
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, फोर्थ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या टर्न डेंसिटी भी कह सकता था मैं, स्मॉल एन इज इक्वल टू एन बाई एन, इस पे भी डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा देखो लेंथ कम होनी चाहिए, थोड़ी सी जगह में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेंथ तो कम, थोड़ी सी जगह में ये ज़्यादा टर्न्स होंगे तो नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और इसके बारे में पूरी टर्न डेंसिटी के बारे में हमने चर्चाएं कर ली है, ठीक है भाई। नंबर ऑफ टर्न्स तो ज़्यादा होनी चाहिए और लेंथ क्या होनी चाहिए, कम, तभी टर्न डेंसिटी बढ़ेगी। टर्न डेंसिटी बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो मतलब स्मॉल एन के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। और स्मॉल एन कब बढ़ेगा, जब एन तो बढ़े और एल घटे, एल के घटने से बढ़ता है, एन के बढ़ने से स्मॉल एन बढ़ता है, स्मॉल एन के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ये सारे फैक्टर्स थे जो डिपेंड करते हैं डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। ये सारा सोलेनोइड के बारे में चर्चाएं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहीं पे बता देता हूँ क्या कह रहा है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तरीके से दिखाया जा सकता है। एक तो ये बीच में जो स्ट्रेट होती हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे। इनके बीच का गैप भी सेम होना चाहिए, मेरे से कम ज़्यादा हो गया तो गलती है थोड़ी सी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, एक ये तरीका। दूसरा ये मान लेते हैं ए ऑप्शन हो गया। बी मान लो डॉट दिखा दो तुम, डॉट का मतलब क्या है, बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ आ रही हैं, बाहर की तरफ। ये भी एक तरीका है, सारी बाहर की तरफ तुम्हारी तरफ आ रही हैं, ठीक है, डॉट। और क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, यस सर, क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हैं इस चीज़ को हम। ये हो गया बी, और सी में क्रॉस से दिखा दो सर। अब अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड पर है यूनिफॉर्म, एक साथ जा रही है सारी, डायरेक्शन सेम है। ये थर्ड, ये होगी स्ट्रेट, ये होगी आउटवर्ड, और ये होगी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। पर हैं सारी की सारी कैसी, यूनिफॉर्म। ये तीन तरीके तो मैंने समझाए हैं, और भी हो सकते हैं। एक ही दिशा में होनी चाहिए और उनकी दिशा बदलनी नहीं चाहिए, और एक जैसा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तब जाके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। इसमें कोई डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया। इस तरह से मैंने पूरा डिटेल तुम्हें सोलिनॉइड के बारे में, पूरा सोलिनॉइड होता क्या है, कैसे कैसे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी होती है, अंदर कितनी होती है, पैरेलल। और ये एक क्वेश्चन भी बताया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ कम होगी, और यहाँ बिल्कुल ही नहीं होगी, दूर जाती जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जितना गैप होगा उतना ही उनकी वीकनेस होती जाएगी, और जितनी पास पास होंगी उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये बात मैंने बता चुका हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। इनसाइड पैरेलल होती हैं और इनसाइड यूनिफॉर्म होती हैं, आउटसाइड नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और ये फैक्टर है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से बढ़ेगी, करंट बढ़ने से बढ़ेगा, गैप बढ़ने से घटेगी, जबकि नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी बढ़ने से भी बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड को कंप्लीट किया। अब अगर हम सोलिनॉइड के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन की रोड रख दें या कुछ भी रख दें, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी ये जल्दी लिखो, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ाता हूँ, जल्दी लिखो इसको। ये लिख लिया होगा सभी ने, इसको रफ कर। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें, छोटा सा टॉपिक बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में और बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई कैसे जाती है। ये सोलिनॉइड होता ना, इसी के अंदर अगर कोई सॉफ्ट आयरन जैसी चीज़ को डाल दिया जाए और उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करें हम, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाकर अच्छे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, और सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन जैसी कोई चीज़ डाल देंगे, और उसको मैग्नेटाइज, उसमें भी मैग्नेट के गुण आने लगेंगे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उसमें कभी भी स्टील जैसी चीज़ को नहीं डाला जाएगा, क्योंकि स्टील परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी और हमें टेम्परेरी मैग्नेट बनानी होती है। क्या इसका कोई फ़ायदा? हाँ, बहुत सी जगह जहाँ हमें वापस रिवर्स करनी हो पोलैरिटी, या ऐसा उसको चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं चेंज पोलैरिटी को वापस भी, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए एडिंग डाल दी जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या एडिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखिए ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, लिखें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड inside a solenoid can be used to magnetize
मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, जैसे कि सॉफ्ट आयरन हो, ठीक है। सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड दी कॉइल, व्हेन प्लेस्ड इनसाइड दी coils ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड की कॉइल्स के अंदर उसको रख दिया जाए और इस तरह से जो मैग्नेट बनेगी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, जो मैग्नेट का गुण आएगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, ठीक है। द मैग्नेट सो फॉर्म्ड, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही क्यों कहा सर? देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा के हमने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया और उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमने किसी सॉफ्ट आयरन जैसी चीज़ को मैग्नेट बना दिया, करंट फ्लो कराकर मैग्नेट बना दिया, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बना ली। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोई डायग्राम एनसीईआरटी में? हाँ है, वो देख ले। एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। ऐसा एक डायग्राम गिवन है, यहाँ आयरन जैसी कोई चीज़ इसके अंदर रख दी जाएगी। ये एक सोलिनोइड है, सोलिनोइड में के अंदर हमने क्या रख दी? सॉफ्ट आयरन को रख दिया। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और जो टर्न्स हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऐसे, ऊपर से घूम के आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी जाएगी, यहाँ कोई की लगा दें, ये की है, ये करंट चल रहा है, आई, ठीक है। सॉफ्ट आयरन, ये वी वोल्टेज है और ये नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है। और इसके अंदर करंट जा रहा है, यहाँ कहीं भी कनेक्ट कर दो इसको, ठीक है। और ये नंबर ऑफ टर्न्स में करंट जा रहा है, सब ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई। और जो सॉफ्ट आयरन जैसी चीज़ है ये क्या हो जाएगी? मैग्नेटाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैग्नेटाइज हो जाएगी। जैसे ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसमें भी बाद में चुंबक के गुण, मैग्नेट के गुण आने लगेंगे और इस तरह की मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जब किसी सोलिनोइड के अंदर किसी भी सॉफ्ट आयरन जैसी चीज़ को रख दी जाए तो एक टेम्परेरी मैग्नेट बनती है और उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अगर हमने बैटरी की पोलैरिटी प्लस, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसको मैग्नेट को भी रिवर्स मैग्नेटाइज किया जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। यहाँ कभी भी स्टील जैसी चीज़ यूज़ ना करें, नहीं तो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी, हमें टेम्परेरी मैग्नेट बनानी होती है, ठीक है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, मैग्नेट, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। ओनली बिहेव लाइक मैग्नेट, ओनली बिहेव एज मैग्नेट व्हेन करंट फ्लो। जब तक करंट चलेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, फिर नहीं करेगी, ठीक है भाई। और इसको पोलैरिटी को हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स भी कर सकते हैं। और ये किस पे बेस्ड है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड फिनोमिना है। तो लिखें इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसकी पोलैरिटी को हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड,
पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करके हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो और ये लाइन भी लिख लें, यूज हमेशा सॉफ्ट आयरन का ही करें, कभी भी स्टील का यूज ना करें। यूज सॉफ्ट आयरन, नॉट यूज स्टील। स्टील को यूज नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्टील है वो क्या बना देता है, एक परमानेंट मैग्नेट बना देगा। क्या बना देगा? परमानेंट मैग्नेट। और हमें क्या चाहिए? टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट बनानी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पूरी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। इलेक्ट्रोमैग्नेट होती क्या है, वही सोलिनॉइड है, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन जैसी चीज को रख के मैग्नेटाइज करने के फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, और उस जो मैग्नेट बनेगी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है सर। अब फैक्टर अफेक्टिंग और बता दो सर, देख लो भाई, फैक्टर अफेक्टिंग ये भी पता कर लो। फैक्टर सोलिनॉइड वाला ही है सर, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बात तो वही सोलिनॉइड ही है, तो सर तो सोलिनॉइड वाले ही सारे के सारे क्वेश्चन उठेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी। मैंने टर्न डेंसिटी तुम्हें सोलिनॉइड में अभी भी बताया था। स्मॉल एन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ये बात हो चुकी। नेक्स्ट करंट फ्लो, करंट फ्लो इन वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, और आई के बढ़ने से भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। ठीक है। थर्ड गैप बिटवीन दी टर्न्स, गैप बिटवीन दी टर्न्स, वही सारी सोलिनॉइड वाली, गैप बिटवीन दी टर्न्स। अब गैप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, रिवर्स था, और गैप घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। हमें गैप कम रखना चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। सारे जो कॉइल लगते हैं बिल्कुल क्लोज होंगी, तब भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह से हमने देखो आज सारे कंडक्टर पढ़ लिए हमने। सबसे पहले क्या पढ़ा? एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, फिर लूप पढ़ा, करंट कैरिंग लूप, और उसके बाद सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमने जितने भी कंडक्टर्स हमारे सिलेबस में 10th क्लास में थे उनको कंप्लीट किया, उनसे अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स कंप्लीट हुए। ठीक है, इनको पूरा नोट करें और बढ़िया से रिवाइज कर लें भाई, इस पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी गड़बड़ होगी ही नहीं। हर टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी बोर्ड का, ICSE बोर्ड, ओलंपियाड, कहीं का भी हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्रैक करना हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा लेक्चर था। ठीक है भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें।